हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम वाले को। ठीक है, उसमें हम लोगों ने दो टाइप कवर कर लिए थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो सेकंड टाइप बताया था उसमें एक न्यूमेरिकल था, उसी के ऊपर हम नेक्स्ट करते हैं। उसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल आज हम देखते हैं। काफ़ी सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि काफ़ी स्टैंडर्ड है वो। ठीक है, और आसान भी। देखिए, मैंने आप लोगों को जो सेकंड केस में बताया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पुली है, अगर हम उसको x डिस्प्लेस करते हैं तो जो ब्लॉक है वो 2x से डिस्प्लेस होता है अगर पुली मूवेबल है और उसका वन एंड फिक्स है तो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझना। हमारे पास एक पुली है, ठीक है, इस पुली से एक ब्लॉक अटैच है, इसका मास है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसका एक एंड फिक्स है और ये जो दूसरा एंड है, इस एंड पे स्प्रिंग लगी। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? सवाल वही है हमारे पास। अगर मैं इस ब्लॉक को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं, इस ब्लॉक को मैं हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं, तो इसका टाइम पीरियड बताइए। या फिर हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, फाइंड आउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत ही आसान है। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, मैं इसको एक्स घुमाने की कोशिश करूंगा तो ये जो एंड, देखो, एक एंड मूवेबल है, एक एंड फिक्स है इसका, और ये पूरी मास लेस है और इस ब्लॉक का मास है। अगर मैं इसको एक्स खींचूंगा तो ये वाला एंड कितना खींच जाता है? डबल होता है इसका, यानी कि 2x खींचेगा। तो देखो, मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? मैंने सिखाया था सिर्फ हमें क्या करना है, जो हम एक्स्ट्रा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं वही मान लीजिए मैंने इसको एक्स्ट्रा यहां तक एक्सटेंड कर दिया x, तो इसको x एक्सटेंड करने पर इसमें टेंशन t जनरेट हो, तो यहां पर भी कितना होगा? t। अब देखो, अगर मैंने इस ब्लॉक को x खींचा तो इस स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2x होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ खींचेगी तो इसमें स्प्रिंग फोर्स किस तरफ जनरेट होगा? ऊपर की तरफ। कितना? 2kx। ये 2kx क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉक को x खींचता हूं तो कितना खींचता है? 2kx। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक है, तो इस तरफ भी कितना होगा? 2kx। और ये पूरी मास लेस है, तो ये वाले दोनों फोर्स मिला के इस टेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं? T = 4kx। ये लिख सकते हैं, आसान है। और देखो, यहां से जब इसको रिलीज करेंगे तो ये टेंशन ही जो इसको एसएचएम करवा रहा है, तो T = क्या लिखना चाहिए? m लिखना चाहिए। और T की जगह पर क्या लिखना चाहिए? 4kx लिखना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे से एक्सीलरेशन A = कितना हो जाएगा? 4k/m × x। तो ये वाली टर्म क्या कहलाती है? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो ओमेगा = कितना मिल गया? √4k/m। क्लियर? ओके, तो ये ओमेगा मिल गया और ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी में हम बात करेंगे केस थर्ड की। देखो, इस केस में कौन सा हो गया? पुली मूवेबल है और वन एंड मूवेबल है। अब जो थर्ड केस है हमारे पास, उसमें क्या है? पुली भी मूवेबल है और उसके दोनों एंड्स भी मूवेबल है, यानी कि थर्ड केस है हमारे पास। देखना, बहुत ही आसान है। देखो क्या है अरेंजमेंट। देखो, मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। कई बार हो सकता है आपको ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट और ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट सेम भी मिले, लेकिन मैंने दोनों अलग लेके आपको बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ब्लॉक है। अभी ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब जितने भी जो भी फोर्स लग रहे हो वो सारे के सारे बैलेंस्ड है। ठीक है, तो सारे के सारे फोर्स के पे बैलेंस है। अब हमसे पूछा गया कि अगर मैं इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके
छोड़ देता हूं, तो ये क्या करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो उस एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी या टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, अब ये तो अभी इक्विलिब्रियम में, तो मैं अभी कोई फोर्स नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको सिखाया कि हमें वो वाला फोर्स लिखना है जिसे हम इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने पर आए। तो ये अभी इक्विलिब्रियम में, तो मैं इसे हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा, हल्का सा क्या करूंगा, डिस्प्लेस करूंगा। तो मान लेते हैं, ध्यान समझना, इस ब्लॉक को यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में था, इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया और कहां तक ले आया, मैं यहां तक ले आया, यानी कि x डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है। तो जब मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा तो इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, स्ट्रिंग में t आएगा। ये पूरी स्ट्रिंग एक है तो इसमें टेंशन t होगा, होगा क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें भी टेंशन t होगा। अब अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये ऊपर खींच रहा होगा, मान लेते हैं, ये नीचे खींचा होगा, जो भी खींचा होगा, मान लेते हैं ये ऊपर खींच, इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये ऊपर खींचा, मान लेते हैं ये खींचा ऊपर की तरफ x2, तो ये नीचे की तरफ आया होगा कितना, x1, और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितना है, x है। तो मुझे इस वाले डिस्प्लेसमेंट में इसमें और इसमें रिलेशन लिखना होता है, क्योंकि ये अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही अलग है, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। रिलेशन लिखना मुझे आता है। रिलेशन क्या होता है, मैंने सिखाया था, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x1, तो जो पुली की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो भी होगा उसे क्या लिखेंगे हम, प्लस, बाकी को नेगेटिव। तो x1 इज इक्वल टू, ये इसी डायरेक्शन में, तो इसे क्या लिखेंगे x, ये इसके ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे माइनस का x2 डिवाइडेड बाई 2। एक इक्वेशन हमें ये मिलेगी, यानी कि तीनों में रिलेशन मिली। कहां से मिला ये रिलेशन, कांस्टेंट मोशन से, जो मैंने आपको सिखाया था कि पुली जब मूवेबल हो और दोनों एंड भी मूवेबल हो, ठीक है, ओके। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ x2 खींची तो इसके अंदर जो फोर्स जनरेट हुआ होगा इस तरफ, वो कितना हुआ होगा, k2x2, ये तो होगा, ये k2x2, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, k2x2 होगा इस तरफ, होगा नहीं होगा। और ये टेंशन k2x2 एक ही तो होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं T इज इक्वल टू k2x2, क्योंकि टेंशन इतना है तो फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये टेंशन ही तो था पूरा, और इस स्प्रिंग की वजह से जो जनरेट हुआ वो कितना हुआ, k2x2, तो टेंशन ही किसके बराबर है, k2x2 के बराबर है। अब ये स्प्रिंग अगर नीचे की तरफ खींची तो इसमें एक फोर्स जनरेट हुआ होगा k1x1, और ये मासलेस पुली, तो ये वाले फोर्स और ये दोनों फोर्स होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो k1x इज इक्वल टू क्या होगा, 2k2 इंटू x2। एक इक्वेशन ही आएगी हमारे पास, इक्वेशंस कितनी आएगी, 3। अभी देखो जब मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो टेंशन ही मिला, ये टेंशन इसे क्या करवा रहा होगा, एसएचएम करवा रहा होगा। तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों, तो देखिएगा आप लोग क्या अरेंजमेंट है हमारे पास, समझना। समझना अरेंजमेंट क्या है। तो अब ये टी तो उसको एसएचएम प्रोवाइड करवाएगा, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, जो मैंने बोला था कि जो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से है वो उसे एसएचएम करवाया, तो टी ही किसके बराबर होना चाहिए, एम ए के, इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, और टी इसे ऊपर ले जा रहा है, और टी इज इक्वल टू क्या देखा हमने, k2x2, तो एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2x2। क्लियर है, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो तो ये ब्लॉक को जो डिस्प्लेस किया वो क्या किया हमने, x किया है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया वो x2 क्या है। तो देखो इस ब्लॉक को जितना डिस्प्लेस किया है इसका एक्सेलरेशन इसी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी ये वाली टर्म क्या कहलाती है, यानी कि इसको इसके नीचे लाऊंगा तभी वो टर्म क्या कहलाती है, ओमेगा स्क्वायर कहलाती है। क्लियर। लेकिन ये ब्लॉक तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, x है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x2 लिखा हुआ है, तो हमें इस x2 की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी कि वो किस टर्म में आ जाए, x1 में, सॉरी x की फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से समझना बहुत ही आसान है। देखो इस x2 की जगह पर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान समझोगे तो देखो ये लिखता हूँ डायरेक्टली k2, ठीक है। देखो ये 2x1 है, ये कितना हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं, पहले मैं सोल्व ही कर लेते हैं फिर उसमें लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग इधर, तो इस k1 की, इस x1 की जगह पर लिख रहा हूं मैं 2k2 x2 बाई k1 इज इक्वल टू x माइनस x2 बाई 2। तो इस तरफ आगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4k2 x2 बाई k1 इज इक्वल टू x माइनस x2। इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो
K2 कोमा ही निकलते हैं प्लस 1 इंटू x2, यही होगा। इसको इस तरफ लाएंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा। और ये x2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखो यहाँ पे से क्या मिलेगा मुझे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4k2 प्लस k1 बाय k1 इंटू x2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू में लिख सकता हूँ, वो क्या आएगी मेरे पास, वो आएगी मेरे पास k1 अपॉन 4k2 प्लस k1 इंटू x। ये तो ma इज इक्वल टू कितना हो गया, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस 4k2 इंटू x। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, k1 k2 बाई m k1 प्लस 4k2 इंटू x। तो अब देखिए कि इस ब्लॉक का जो एक्सलेशन था वो a माना था और इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना था, x था। तो एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ चुका है, x आ चुका है। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म होगी बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट k1 k2 बाई m k1 प्लस 4k, ये मिल जाएगा ओमेगा। तो इस तरीके से हम इस स्टेप वाले भी ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन m k1 प्लस 4k2। एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। देखो ये भी मूव कर रहा है, ये वाला एंड भी मूव कर रहा है। हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, x। अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा तो सीधी सी बात है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा। ये k1 है तो मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, x1 मान लिया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट x2 मान लिया। क्लियर है? इसमें a2 इसमें k1, ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया। अब सबसे फर्स्ट रिलेशन जो मैंने लिखा वो कहां से लिखा, कांस्टेंट मोशन से, कि अगर पुली इस तरफ x चलती है, ठीक है, और ये x1 चलती है, ये x चलता है और x2 चलता है, तो हमें पता है पुली की जो डिस्प्लेसमेंट है वो इज इक्वल टू होता है उस डायरेक्शन में चलने वाला माइनस, ये उसके ऊपर चल रहा है इसलिए क्या लिखा हमने, माइनस x2 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा देखो ये पूरे में एक ही टेंशन है, ये टेंशन, तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना जनरेट हुआ इसमें, k2 x2। तो ये k2 x2 किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि एक ही चीज है दोनों। तो मेरा टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, k2 x2। फिर इस स्प्रिंग में कितना स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, k1 x1। ये k1 x1 जनरेट कितना होगा, k2 x2। ये मासलेस पुली है तो ये फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इस k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2। अब हमें पता है कि ये टेंशन उसको क्या करवा रहा होगा, एसएचएम करवा रहा होगा। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, ma लिखा, और टेंशन की वैल्यू पुट कर दी। लेकिन हमें पता है ये एक्सलेशन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है, x के। तो फिर मैंने इस x2 की वैल्यू कैलकुलेट करी इन टर्म ऑफ x, इन तीनों इक्वेशंस को यूज में लेके। क्लियर? और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया, ओमेगा। अगर ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड भी हमें पता है। ठीक है, अब इसे हम रफ कर देते हैं। देखो फिर देखना क्या अरेंजमेंट है, बहुत देखो देखना। अब हम नेक्स्ट इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले। इसमें और भी ऐसा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एंगुलर एसएचएम भी पढ़ा दूँ। फिर जैसे एंगुलर एसएचएम भी हो जाएगा और ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसएचएम भी हो गया, ये दोनों जब हो जाएंगे तो इनके मिक्स न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इतने ही करवा रहा हूँ। इसके बाद हम ये चैप्टर क्या एंगुलर एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कंबाइंड न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अब एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम क्या बात समझ में आती है, एंगुलर एसएचएम पढ़ने वाले एंगुलर एसएचएम। अभी तक हम लोग जो एसएचएम पढ़ रहे थे उसमें हम एक फोर्स की बात कर रहे थे कि एक फोर्स है जो एक डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन उस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। उसी तरीके से एंगुलर एसएचएम होता है।
एंगुलर एसएचएम में फोर्स की जगह पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है, और जो वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहां पर उस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यानी कि हम ऐसा बोलते हैं एंगुलर एसएचएम में कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है और वो टॉर्क उस बॉडी पर उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर वो बॉडी एक एसएचएम परफॉर्म कर रही होगी, और उस एसएचएम को हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। जैसे कि आप लोग समझिए, मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पर हिंज्ड है, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके इसे छोड़ दूंगा तो ये इसके मोड क्या करता रहेगा, इसे रोटेट आगे पीछे मूव करता रहेगा एक मीन पोजीशन के ऑर्डर से आगे पीछे। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट है, तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो कंटिन्यूसली ऐसे ही करता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो हम अभी यहाँ पर जो बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की, वो हम आइडियल कंडीशन ही मानकर चलेंगे, यानी कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर मैंने इस मार्कर को एक बार ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो कंटिन्यूसली हमेशा ऐसे डिस्प्लेस यानी कि ऐसे मूव करता रहेगा। यानी कि हम अभी जो एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे उसमें हम एयर के जो रेजिस्टेंस है उसे नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, हम बाद में आगे चल के एयर के रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंगुलर एसएचएम, इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हमने वहां पे जो सिंपल एसएचएम यानी कि नॉर्मल एसएचएम में जो डेफिनेशन दी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and direction of the force is always opposite to the displacement, then the particle perform SHM। तो यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन देंगे, अगर किसी बॉडी पर एक टॉर्क लगता है और वो टॉर्क उस बॉडी पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फिर उस बॉडी का जो मोशन होगा उस मोशन को हम बोलेंगे एंगुलर एसएचएम। ठीक है, यानी कि अभी तक हम ऐसा समझ सकते हैं कि अभी तक हम लोग जो एसएचएम पढ़ते हैं उसमें बॉडी किसी आगे पीछे मूव कर रही थी, यहाँ पर भी बॉडी आगे पीछे तो मूव कर रही है, लेकिन वो किसी एंगल पे रोटेट कर रही है, किसी एंगल के अराउंड या किसी मीन पोजीशन के अबाउट किसी एंगुलर मोशन करके हुए ऐसे। जैसे कि हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से बॉडी जो घूम रही होती है इस सर्कल में, तो हम क्या मेजर करते हैं, वहाँ पे कोई एंगल मेजर करते हैं थीटा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर इस हिंज पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है तो ये इस वर्टिकल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है, उस एंगल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, व्हेन अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड दिस टॉर्क is directly proportional to the angular displacement of body and opposite to the direction of angular displacement, then the motion of the body is said to be angular SHM। एंगुलर SHM। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जब हम इस प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, मान लीजिए उसे मैंने सी नाम दिया, सी थीटा। सी क्या यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जिस तरीके से वहां पे हमने क्या नाम दिया था, के कांस्टेंट नाम दिया था, यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सी। ठीक है, और यहाँ पर से अब देखो इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आपको पता होगा आई अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, सी थीटा होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का सी बाई
आई इंटू थीटा। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट के। यहां पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये वाली जो टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है अंडर रूट सी बाई आई। और अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो ये हमें इक्वेशन पता चल जाती है अच्छे से। इसी तरीके से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन भी देखिए आप लोग, वहां पे हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, आपको पता हो तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, इसके लिए इक्वेशन के हमारे पास लीनियर एसएचएम के लिए, तो इसके लिए भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं एंगुलर एसएचएम वाली। देखिए कैसे, तो इसे लिखा जा सकता है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देखो तो ये क्या आ गया हमारे पास, एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट इज ए इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। क्लियर, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अब थोड़ा और समझिए, ये जब हमने इक्वेशन लिखी थी तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखा था हमने, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही लिखा था। क्लियर, तो देखो यहाँ पे x था तो x की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे क्या थीटा है, तो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा क्या मैं इस वाले फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, सेम ही तो इक्वेशन ये हो रही है। तो सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। देखो यहाँ पे a क्या होता था, एम्पलीट्यूड, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता था, उसे हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को मैं बोलता हूं यहाँ पर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं, और वेलोसिटी पता है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो देखो यहां पर अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है तो मैं एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं, और एंगुलर वेलोसिटी पता है तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लिख देता हूं मैं यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये टी को टाइम और फाइव को इनिशियल फेज, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखो अगर मुझे थीटा पता है तो मैं एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं। ठीक, ध्यान समझना, इस चीज को रफ करता हूं मैं। तो समझते हैं आप लोग आगे थोड़ा। तो ये अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो अब मैं आप बात करता हूं एंगुलर स्पीड की, या एंगुलर वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो, एंगुलर स्पीड। ये तो आसान है, इसको क्या कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ये थीटा नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का क्या होगा, cos ओमेगा टी प्लस 5, और इसका एक बार और होगा तो ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, थीटा नॉट इंटू ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान रखना बच्चों, कई बार क्या होता है, ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा दिख रहा है आपको, तो इस वाले ओमेगा से इस वाले ओमेगा को बच्चे कट कर देते हैं, यानी कि इससे इसको कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से समझना थोड़ा, क्या है, ये ओमेगा अलग टाइप का ओमेगा, यानी ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। ये जो ओमेगा आता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर मैं इसको ओमेगा ना लिख के क्या लिख रहा हूं, मैं ओमेगा डैश। ध्यान रखना बच्चों, को भी कट मत कर देना, बस यही चीज
ओमेगा डैश और ओमेगा, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाती है न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि इसमें एंगुलर स्पीड भी काम में आती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी काम में आती है। ये चीज क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये चीज क्या, एंगुलर स्पीड है। ये वाली टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन द सेंस कि ओमेगा इज इक्वल टू सी बाई आई, ये हमेशा फिक्स रहेगा, जबकि जो एंगुलर स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी एंगुलर एसएचएम आता है तो आपको एंगुलर स्पीड के बारे में और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सर्कुलर मोशन के अंदर जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो हम उसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, एंगुलर स्पीड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी वो चीज का एंगुलर स्पीड है, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग टर्म है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस चीज को बताती है कि वो एक सेकंड के अंदर किसी सर्कल में कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा या कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करेगा, हम उसे बोलते हैं। मैंने पहले भी समझाया था, जैसे कि आप लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, तो एक सेकंड में कितने 2 पाई के मल्टीपल में सर्कल कंप्लीट कर रहा है। क्या बात समझ में आती? तो ये टर्म क्या फिक्स है, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या टर्म है, ठीक है। कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितने रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो एक सेकंड के अंदर 2 पाई के कितने सर्कल कंप्लीट करता है। क्या बात समझ में, एक सर्कल के अंदर। और ये या उसकी एंगुलर स्पीड है, ये अलग टर्म है और ये चीज अलग टर्म है। ये दोनों में डिफरेंस पता रखना, आप कट मत कर देना। अगर आप कट कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये चीज एंगुलर स्पीड है। लिख देता हूं एंगुलर स्पीड, और ये टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज काम में आती है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। अगर मुझे एंगुलर स्पीड पता है तो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन अल्फा। तो देखो एंगुलर स्पीड को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वो क्या मिल जाएगा, मुझे अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस वाई। मैंने इसी को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो तो ये टर्म आ जाएगी। तो देखो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, इसमें भी हमने x पता था तो इसके लिए क्या आएगा था हमारे पास v। v इज इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस वाई। फिर एक्सेलरेशन भी आ चुका था हमारे पास, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप इस एंगुलर एसएचएम को इस लीनियर एसएचएम से कंपेयर भी कर सकते हो। बस यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, थीटा नॉट। ओमेगा दोनों के लिए सेम है, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। बाकी सारे प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स करते थे, जबकि इस वाले केस में हम क्या करेंगे, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा करेंगे। अब जो एंगुलर एसएचएम होता है उसका सबसे सिंपल जो एग्जांपल होता है सिंपल पेंडुलम, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। तो हम जो एंगुलर एसएचएम है उसका जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम। तो अब हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि अगर हम एक बॉल लेते हैं कोई सा भी जिसका मास m है, ये मास m का एक बॉल है, ठीक है। इसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं इसे। ये स्ट्रिंग जो हमने लिए वो मास लेस लिए, ये बॉब है, इसको बॉब बोलते हैं, इसका मास m है। एक ये स्ट्रिंग लिए जिसकी लेंथ l है बट ये मास लेस है, मास लेस है। तो इस स्ट्रिंग का एक एंड हमने इस बॉब से अटैच कर दिया और एक एंड को एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। ये ठीक है, रिजिड सपोर्ट है जिसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस बॉब या दिस स्ट्रिंग। रिजिड सपोर्ट से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बात समझ आती है? यानी कि सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक अरेंजमेंट है जिसमें एक बॉल को एक स्ट्रिंग से जो मास लेस है उसके एक एंड से कनेक्ट किया जाता है और दूसरे एंड को एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया जाता है।
तो फिर जो अरेंजमेंट बनता है उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, क्लियर। और एक चीज और याद है ना कि जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है, यानी कि वो खींच नहीं सकती। ऐसा नहीं कि मैं इस बॉल को पकड़ के नीचे खींचूंगा तो ये स्ट्रिंग खींच जाए, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रिंग खींचेगी नहीं, इसकी लेंथ एल की एल ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इट कंसिस्ट of a bob which is suspended by an inextensible को समझिए, यानी कि खींच नहीं सकती, एंड massless which is suspended by an inextensible and massless string and another end of the string is connected to, इस तरफ कर देता हूं बच्चों, connected to a rigid support, एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर देता है। तो फिर ये जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बात समझ में आती है? यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉब, यानी कि एक बॉब है विच इज सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब ये खींच नहीं सकती है, एंड मासलेस स्ट्रिंग, एक मासलेस स्ट्रिंग है, एंड अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का जो अनदर एंड है इज कनेक्टेड टू अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है। तो फिर ये जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो अब इस सिंपल पेंडुलम के लिए हमसे पूछा जाता है कि टाइम पीरियड क्या होगा और इसकी एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो वही कैलकुलेट करते हैं हम। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये डायग्राम बनाता हूं मैं। ये बॉब है, इसका मान सेम है, ये लेंथ एल है। अब अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं, स्लाइटली ऐसे, ऐसे थीटा एंगल पर स्लाइड करके छोड़ देता हूं, तो जैसे मैं इसको यहां पे से रीच करूंगा तो इसको नीचे लाने की कोशिश कौन करेगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स mg। ठीक है, यहाँ पे टेंशन भी लग रहा होगा, लेकिन टेंशन इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, इसलिए उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसमें टेंशन भी होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसको वापस लाने का काम कौन करेगा। अगर मैं mg के दो कंपोनेंट लेता हूं तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि जो वाला कंपोनेंट इस तरफ होगा इस mg का, वही तो इसे वापस लाने की कोशिश करेगा। तो आप देखो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो, तो ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा होगा क्यों। तो अब आप ध्यान से समझना कि इसको वापस लाने का काम कौन कर रहा है, mg, यही फोर्स है। तो इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं, किसके अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट, ये पॉइंट क्या, O, क्योंकि टॉर्क घुमाने का काम कौन कर रहा है, किसी चीज को घुमाने का काम कौन करता है, टॉर्क। लीनियर मोशन कौन करवाता है, फोर्स, और रोटेट कौन करवाता है, टॉर्क। तो इस पॉइंट O के अबाउट इस mg sin थीटा की वजह से टॉर्क लग रहा होगा, वो टॉर्क ही इस बॉब को वापस इसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट O, इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, मैंने सिखाया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क अबाउट O, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, mg sin थीटा, और इस mg sin थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, और ये किसके बराबर है, L के बराबर है।
तो टॉर्क कितना हो जाएगा mg sin थीटा, ये तो फोर्स हो गया इनटू एल। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये जो टॉर्क लग रहा है mg sin थीटा किस तरफ है, अंदर की तरफ है, ऐसे तो mg sin थीटा अंदर की तरफ, जबकि मैंने इसको रोटेट करवाया एंगल वो क्या है, इस तरफ है, आगे की तरफ है, यानी कि रोटेट कैसे करवाता है मैंने इसको इस तरफ, यानी कि इस एंगल की डायरेक्शन का है बाहर की तरफ और टॉर्क का लग रहा है अंदर की तरफ, यानी कि टॉर्क इस थीटा की क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस साइन। क्या बात समझ में आती है, यानी कि जो टॉर्क लग रहा है वो अंदर की तरफ है और थीटा कैसे रोटेट हुआ, आगे की तरफ। तो अगर मैं बाहर वाले को पॉजिटिव मानता हूं तो अंदर वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि जो टॉर्क है वो इस थीटा के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई अल्फा। मैंने पहले भी सिखाया था कि अगर किसी भी हिंज्ड पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा mgl sin थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो आई अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस mgl थीटा, और आई क्या, इस ओ के अबाउट इस बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उस बॉब का, ml स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का mgl थीटा। तो इस m से ये m कट हो गया, इस एक l से एक l कट हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस का g बाय l इंटू थीटा आ जाता है। तो अब वापस यहां से समझो कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो टर्म होगी वो टर्म क्या कहलाएगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर कहलाएगी। अगर ये ओमेगा स्क्वायर कहलाएगी तो इसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी बाई एल। और टाइम पीरियड अगर हम लिखें तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। ये हमसे यही चीजें पूछी जा सकती है, या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेगा या टाइम पीरियड पूछेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। अब ध्यान समझना, मैंने आप लोगों को जो लीनियर एसएचएम था उसमें जब भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करवाया था तो वो जी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कि उसके ऊपर अगर आप जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो उससे उसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड करता है, यानी कि अब अगर यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से टाइम पीरियड इफेक्ट होगा। यानी कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एंगुलर एसएचएम में जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो जी पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो फिर टाइम पीरियड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आता है? तो ये क्या होता है हमारे पास टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें कहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं एक बार मैं आपको रफली आइडिया देता हूँ। पहला ही न्यूमेरिकल तो इसमें एरर का पूछा जा सकता है। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि जी में क्या एरर होगी अगर टाइम पीरियड उसका टाइम पीरियड में कुछ एरर है, लेंथ में कुछ एरर है, वहां से पूछा जा सकता है एरर वाला। दूसरा आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, थर्मल एक्सपांशन। क्या मिला दिया? थर्मल एक्सपांशन। आप सोचो अगर ये लेंथ या किसी भी चीज की कोई रोड होती, कुछ भी होती, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाता तो इस रोड की लेंथ बढ़ जाती, इस रोड की लेंथ बढ़ जाती तो टाइम पीरियड क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो वहां से मिक्स किया जा सकता है। दूसरा इस जी में चेंज किया जा सकता है। जी में कई तरीके से चेंज किया जा सकता है, जैसे इस पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं लिफ्ट में रख देता हूँ तो जी फैक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर लिफ्ट जा रही होगी तो जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे लिफ्ट जा रही होगी तो जी माइनस ए हो जाएगा। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रख दूंगा तो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो कई सारे तरीके से इस टाइम पीरियड को चेंज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इस टॉपिक को कई सारे अलग अलग चैप्टर के साथ मिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही बात करते हैं कि इस फॉर्मूले से मैक्सिमम टाइम जो हमसे पूछा जाता है उस जी में एरर पूछा जाता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे समझते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, आपके बोर्ड में भी इसका डेरिवेशन है, आपके जेई में भी इसका डेरिवेशन और एडवांस में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस पूरे को रफ कर रहा हूँ मैं।
देखिए क्या अरेंजमेंट है। देखिए तो हमसे पूछा था कई बार एरर इन जी कैसे कैलकुलेट करते समझते हैं। एरर इन जी, ध्यान में जब भी किसी भी फॉर्मूले में आपसे किसी भी वैल्यू के अंदर एरर पूछा जाता है, आप क्या करो कि जो भी फॉर्मूला है उसमें अगर मुझसे जी में एरर पूछा है तो जी को एक तरफ ले लो, बाकी सारे टर्म को एक तरफ रख दो। तो मैं जी को एक तरफ लूंगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा देखना समझना, टी इज 2 pi/√L/G को। तो अगर मैं पूरी टर्म को स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, t², 4 pi² L/G। मुझे जी में एरर चाहिए तो इस जी को एक तरफ ले लिया मैंने, तो हो जाएगा 4 pi² L/t²। कोई सा भी फॉर्मूला किसी में भी पूछा जाएगा, अगर मुझसे टी में एरर पूछा जाता तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा रखता। जिसमें अगर मुझसे एल में पूछा जाता तो एल को इस तरफ ले आता, जिसमें भी एरर पूछ रहे उसको इस तरफ ले आता, और ऐसे सिंप्लीफाई। अब क्या करो तो पूरी इक्वेशन का लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड से। तो इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जी, इस पूरे को लिख रहा हूं मैं 4 pi² प्लस लॉग ऑफ एल माइनस का 2 log t, ऐसे हो। मैंने ओपन कर दिया इसको, लॉग का फॉर्मूला लगा। अब क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा हमारे पास 1/g dg लिख दो, तो आप dg की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इसका क्या होगा 1/L dl, इसको लिखा जा सकता है 2/t dt, लिखा जा सकता है। अब अगर ये dg जो dl और जो भी dt लिखा है ये क्या स्मॉल चेंजेस के लिए, किसके लिए स्मॉल चेंज, अगर लार्ज चेंजेस के लिए हो तो क्या लिखता है फॉर लार्ज चेंज, फॉर लार्ज चेंज। ध्यान समझना ये डी किसके लिए लिखते हैं हम लोग, स्मॉल चेंज के लिए, आपने पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L माइनस का 2 डेल्टा t/t। अब देखना ये तो यहां तक सिंपलीफाई हो गया। अब जब भी हम एरर की बात करते हैं बच्चों, तो इस तरफ जितने भी माइनस होते हैं उन सबको प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता फॉर एरर के लिए, क्योंकि एरर कभी भी माइनस नहीं होती है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं फॉर एरर, तो एरर की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे लिखता हूं बच्चों फाइनली, तो जो फॉर्मूला बन के आएगा हमारे पास वो हो जाएगा डेल्टा g/g इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा t/t। ये एरर का फॉर्मूला बन गया। अगर हमसे परसेंटेज एरर पूछा जाता है तो उस पूरे को क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा g/g इंटू 100 डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा t/t इंटू 100, ये हो जाएगा। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है किसमें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। अब जिस तरीके से एल में चेंज होगा वो यहाँ पे लिखना है, जिस तरीके से टाइम पीरियड में चेंज होगा वो यहाँ पे लिखना है। जेई मेंस में एक बार यानी कि 2018 में 17 बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, बहुत ही सिंपल। आपसे पूछा गया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एरर बताओ, और आपसे बोला गया था कि जो लेंथ में एरर है वो 2% है और जो टाइम पीरियड में एरर है वो 1% है। तो इसमें जो एरर है 2%, तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे हम 2, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम 1। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी कि ग्रेविटेशन में जो एरर है वो कितने परसेंट होगी 4%। इतना सिंपल सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई। ये मैंने इसलिए बताया बच्चों पूरा प्रोसीजर, जरूरी नहीं है हमारे पास यही वाला फॉर्मूला, किसी भी टाइप का फॉर्मूला आ जाए अगर आपसे उसमें एरर पूछा जाए तो उसका बेसिक मेथड यही होता है एरर कैलकुलेट करने का, क्लियर। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसमें थोड़े और कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलो इसे रफ कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है।
तो देखो आप लोग क्या अरेंजमेंट है। तो सबसे सिंपल बात करता हूं मैं, जो अभी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, तो T इज इक्वल टू 2π/L/g, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड में किस किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस G में चेंज कर दूं तो भी इस टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा, L में चेंज कर दूं तो भी इस टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं उसे लिफ्ट में रख देता हूं तो क्या चेंजेस होगा। देखो, व्हेन a simple pendulum is placed in lift। अब लिफ्ट में आपको पता है 3 केस हो गए। केस फर्स्ट, जब लिफ्ट क्या ऊपर मूव कर रही हो, अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए। क्लियर। तो मान लेते हैं ये एक लिफ्ट है हमारे पास, इस लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम लगा हुआ है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है एक्सेलरेशन से। तो आप कुछ जानते हो कि इसके यहां पर अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, G+a। तो जो टाइम पीरियड आएगा न्यू, वो कितना हो जाएगा, 2π/L/g फैक्टर। क्या हो जाएगा, G फैक्टर। तो T न्यू की जगह पर आप लिखोगे और G फैक्टर कितना हो जाएगा, G+a। ये हो जाएगा। देखो अब ध्यान समझना, यहाँ पे कई बार ऐसा पूछा जाता है आपसे कि एक सिंपल पेंडुलम वाली वॉच है, एक घड़ी है जिसमें सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा उसके आगे भी आएंगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां से भी कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो आपसे बोला गया कि अगर उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ गया तो ये टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि जो वॉच है अगर उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया, उसको लिफ्ट में रख दिया, पेंडुलम वाली वॉच है, उसको लिफ्ट में रख दिया, तो वो वॉच क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। तो आप कुछ सोचो, अगर उसका टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया तो वॉच क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्योंकि कम पहले क्या होता था, मान लो पहले उसका टाइम पीरियड था 2 सेकंड, कितना था, 2 सेकंड। अब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मान लो 2 से कुछ कम हो गया, तो अब 2 से कम हो गया तो वो पहले की कंपेरिजन में क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे कई बार पूछा जा सकता है कि अगर मैं उसको लिफ्ट में रखता हूँ, लिफ्ट ऊपर चल रही है, तो जो वॉच है वो वॉच क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। तो आंसर आएगा आपका फास्ट हो जाएगी। उसी तरीके से केस 2, जब लिफ्ट क्या करे, डाउनवर्ड मूव करे, व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, with acceleration a। तो इस केस में जब आप t लिखोगे उसे क्या लिखोगे, 2π G फैक्टर, और G फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, G-a हो जाएगा। G-a हो जाएगा तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, वो वॉच क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें और भी केस आते हैं, आप लोगों को पता है, अगर मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा हूँ या नीचे मूव कर रहा हूँ, तो इस G में, यहाँ पे जो G लगेगा वो G में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इस G में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर G में कोई चेंज नहीं आएगा तो G इफेक्टिव में कोई चेंज नहीं होगा। G इफेक्टिव किसके बराबर होगा, G के ही बराबर होगा। अगर फ्री फॉल हो रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, 0। फ्री फॉल के लिए G-G क्या हो जाएगा, 0। आपको पता है, इसीलिए मैं ज्यादा केस नहीं बता रहा हूँ। G-G क्या हो जाएगा, 0, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि जब कोई बॉल जब कोई लिफ्ट फ्री फॉल करी और उसके अंदर कोई पेंडुलम रखा हो तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या बात समझ में आती है? ये छोटे छोटे केस पे कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो टाइम पीरियड है
उसमें जो जी है अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और मैंने आप लोगों को लीनियर मोशन में सिखाया था, सॉरी लीनियर एसएचएम में बताया था कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है उसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, जबकि उसके टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी मीन पोजीशन भी चेंज हो जाती है, एज वेल एज उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। तो समझना कैसे, इसे भी बताता हूँ। देखो बहुत ही आसान है। ये कोई एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम के ऊपर मास भी है और चार्ज क्यू भी है। क्या बात समझ में आती है? मास भी है और चार्ज भी है और इसके लेंथ एल है। ये भी एसएचएम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर रहा होगा इसी मीन पोजीशन के बाद आगे पीछे एसएचएम कर रहा होगा। लेकिन अब अगर मैंने इसके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ऐसे ये सब क्या लगा दिया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अब क्या होगा, जो इसकी पहले मेन पोजीशन थी अब वो मेन पोजीशन ये नहीं रहेगी, मेन पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जाके इस पे फोर्स बैलेंस हो गया। क्यों फिर फोर्स बैलेंस हो गया? इस तरफ क्या लग रहा होगा, टी, इस तरफ क्या लग रहा होगा, क्यू ई, और इस तरफ क्या लग रहा होगा, एम जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो यहाँ पे सिर्फ क्या लग रहा था, ऊपर टी लग रहा था और नीचे एम जी लग रहा था, तो यहाँ पर बैलेंस था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो एक और फोर्स आ गया, क्यू ई, इस तरफ क्यू ई लगा, इस तरफ टेंशन और इस तरफ एम जी, तो इन तीनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आके मानते वो एंगल है थीटा नॉट, इस थीटा नॉट पे अगर बैलेंस होता है तो अब इस पेंडुलम की जो न्यू मेन पोजीशन होगी वो ये होगी। यानी कि अब जो ये एसएचएम करेगा, पहले कैसे एसएचएम करता, इस मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे आगे पीछे एसएचएम करता, लेकिन अब जो ये एसएचएम करेगा वो किसके अबाउट करेगा, इस मेन पोजीशन के अबाउट, यानी कि यहाँ पे ऐसे तिरछा, ये यहाँ पे ऐसे, इसके अबाउट ऐसे एसएचएम करेगा, ये ऐसे आगे पीछे। पहले किसके अबाउट कर रहा था, इसके अबाउट ऐसे, अब किसके अबाउट करेगा, इसके अबाउट, यानी कि अब ये इसकी मेन पोजीशन। यानी कि अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स को इंट्रोड्यूस किया तो इसकी मेन पोजीशन भी चेंज होगी और इसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि देखो अब इसके पास जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो इस तरफ क्यू है और इस तरफ एम जी, यानी कि फोर्स इस तरफ एम जी लग रहा है, इस तरफ क्यू लग रहा है, तो इसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन होगा इस तरफ होगा, मानते हैं ए नेट होगा, नहीं होगा, और नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का होल स्क्वायर। इसे आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जी इफेक्टिव। क्या बात समझ में आती है भाई? ये फोर्स है, फोर्स को मास से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, इसका एक्सप्रेशन। और ये दोनों कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे, ये तो मिलेगा। इसका एम जी है तो इसको एम से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, जी। तो जब हम इसका टाइम पीरियड लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। और इस जी इफेक्टिव में क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला एक पेज लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल अपॉन जी इफेक्टिव कितना हमारे पास, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का होल स्क्वायर। ये आपके पास टाइम पीरियड होगा। तो आप समझ सकते हो वो टाइम पीरियड की वैल्यू भी चेंज होगी और मीन पोजीशन की वैल्यू भी चेंज होगी। क्या बात समझ आता है? अब यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है इसी का एक और वर्जन होता है जिसे हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का मतलब है कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। नाम उसका सेकंड पेंडुलम है लेकिन टाइम पीरियड कितना उसका 2 सेकंड है। इसका मतलब ऐसे है कि ये पेंडुलम क्या होता है, ऐसे आता है और ऐसे जाता है। तो जब ये एक बार ऐसे जाता है तो इसको 1 सेकंड हो गया, जब वापस आया तो 2 सेकंड हो गया। क्लियर? तो हमारे पास जो पेंडुलम वाली वॉच होती है उसमें क्या होता है कि जब ये पेंडुलम एक बार मेन पोजीशन से गुजरता है तो 1 सेकंड हो जाता है, जब दोबारा वापस मेन पोजीशन से गुजरता है तो 2 सेकंड हो जाता है। यानी कि जो ऐसे वॉच है, इस वॉच में क्या सेकंड वाली इंडल्स लगी होती और यहाँ पे अरेंजमेंट लगा के पेंडुलम लगा हुआ है।
तो जब पेंडुलम इस मीन पोजीशन से गुजरता है तो नीडल 1 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यानी कि ये इस तरफ गया पेंडुलम इस मीन पोजीशन से तो 1 सेकंड आगे बढ़ गई। फिर जब ये वापस आया पेंडुलम और इस मीन पोजीशन से पास हुआ तो फिर और 1 सेकंड आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब ये पेंडुलम एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये नीडल 2 सेकंड आगे चल जाती है, यानी कि जब ये मीन पोजीशन से ऐसे जाता है तो 1 सेकंड इधर, जब ये मीन पोजीशन से वापस इधर आता है तो 1 सेकंड और इधर, इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड होता है। अब सेकंड पेंडुलम होता क्या है समझते हैं, वही अरेंजमेंट है बस यही, इसे सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, बस इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है 2 सेकंड। और इसमें जो लेंथ होती है सेकंड पेंडुलम में वो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर के अराउंड होती है, एग्जैक्ट 1 मीटर नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के अराउंड होती है। तो समझते हैं कैसे, इस पूरे को रफ करता हूं मैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जी पर डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है मतलब इसकी मेन पोर्शन भी एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगी प्लस टाइम पीरियड भी डिपेंड करेगा, जबकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मेन पोर्शन ही एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता था। तो हम बात करते हैं सेकंड पेंडुलम की। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम होने का मतलब है कि उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। क्लियर, कितना है 2 सेकेंड। तो अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूं तो टी इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर है, ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। क्लियर है, तो टी कितना हमारे पास 2 सेकेंड है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इससे कट हो गया। तो एल इज इक्वल टू कितना है हमारे पास जी बाई, और जी कितना मान लेते हैं हम 10 अपॉन पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर को नियरली 10 के बराबर मान सकते हैं, तो ये इससे कट होगा तो 1 आएगा, लेकिन ये 1 एग्जैक्ट नहीं होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए नियरली 1 मीटर के अराउंड होती है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। तो यानी कि जब ये एक बार ऐसे जाता है तो 1 सेकंड, वापस आता है तो 1 सेकंड। क्लियर है इतना, इसे हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। अब कई बार इस सेकंड पेंडुलम के ऊपर कैसे सवाल बनते हैं, ध्यान से समझना। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया था थोड़ी देर पहले, किस तरीके से सवाल बनते हैं इस पर ध्यान से समझना। ये कोई सेकंड पेंडुलम एक वॉच ही होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी जो आप वॉच आपने देखे होगी उसमें क्या होता है, ऐसे पेंडुलम्स लगे होते हैं, वो उनके मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से ये मूव करते हैं और जो सेकंड वाली निडल्स होती है उसके अंदर वो रोटेट करती है। तो आपसे कई बार ऐसे पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना, कि अगर कोई सेकंड पेंडुलम है, क्या कोई सेकंड पेंडुलम है या सेकंड पेंडुलम वाली वॉच है, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, हो सकता है उसकी लेंथ में प्रॉब्लम आ गई, एक्सेलेरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना हुआ करता था 2 सेकंड हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्वेश्चन है एक तरीके से कि उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड हो गया। क्या हो गया 2.5 सेकंड हो गया। कुछ दिक्कत हो सकती है, तो एटमॉस्फेरिक कुछ चेंज हुआ है, लेंथ में चेंज हो गया, जी में कुछ चेंज हो गया, इसकी वजह से जो सेकंड पेंडुलम थी उसका टाइम पीरियड था 2 सेकंड, ठीक है। अब कितना हो गया 2.5 सेकंड। अगर उसका कुछ चेंज होने की वजह से, सेकंड पेंडुलम में कुछ चेंज करने की वजह से उसका न्यू टाइम पीरियड कितना हो गया 2.5 सेकंड हो गया। तो आप मुझे बताइए कि जो घड़ी है, जिस घड़ी के अंदर ये सेकंड पेंडुलम लगा हुआ है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है, कुछ चेंज होने की वजह से उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, यानी कि वो जो टाइम बता रही है सेकंड पेंडुलम, जो टाइम बता रहा है वो 2.5 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट, यानी कि ऐसे जाके ऐसे आने में कितना टाइम लेता है, 2.5 सेकंड लेता है। तो आपको
आपको बताना है कि जो घड़ी है सेकंड पेंडुलम वाली वो पीछे हो जाएगी या आगे हो जाएगी। तो पहली बात है पीछे हो जाएगी। क्यों पीछे हो जाएगी समझना। देखो जब ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, पेंडुलम को ऐसे जाके ऐसे आने में टाइम कितना लगा 2.5 सेकंड, लेकिन एक्चुअल में टाइम तो कितना हुआ है 2 सेकंड हुआ है, क्योंकि ये तो गलत टाइम बता रहा है। गलत टाइम ही तो है, क्योंकि भाई ऐसे जाके ऐसे आने में 2 सेकंड होते हैं एक्चुअल में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई उस वॉच के अंदर, तो वो ऐसे जाके ऐसे आने में कितना टाइम लेता है 2.5 सेकंड लेता है। तो ऐसे जाके ऐसे आने में ये तो 2.5 सेकंड बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना हुआ है 2 सेकंड हुआ है। तो जो ओरिजिनल वॉच है वो तो क्या होगी, कुछ पीछे होगी, कुछ पीछे होगी। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि अगर ये पीछे हो जाती है जो हमारी वॉच पेंडुलम वाली, तो वो 10 घंटे में कितने पीछे हो जाएगी। तो हाउ मच टाइम behind the watch after 10 आवर, तो 10 घंटे में कितनी पीछे हो जाएगी। अब आपको पता है, ध्यान समझना 10 आवर में कितनी हो जाएगी। देखो जब ये ऐसे जाके ऐसे आती तो टाइम 2.5 सेकंड लेता है, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना 2 आवर्स हुआ, यानी कि ऐसे जाके ऐसे आने में जब 2.5 सेकंड हुआ है तो कितना पीछे हुई है 0.5 सेकंड से। कितने से 0.5 सेकंड से। तो ये बात समझना आप लोग, समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब ये ऐसे जाके ऐसे आ रही है तो घड़ी बता रही है 2.5 सेकंड, लेकिन एक्चुअल में कितना टाइम हुआ 2 सेकंड। तो एक जब साइकिल कंप्लीट कर रही है तो कितना पीछे हो जाती है 0.5 सेकंड, और 0.5 सेकंड पीछे होने में कितना टाइम लगता है 2.5 सेकंड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2.5 सेकंड में, सॉरी इसको हटाते हैं, जगह का मैं इधर करते हैं हम लोग, इसे रख करता हूं। तो ध्यान से समझना, इसे हटाते हैं यहाँ पे। तो आप खुद सोचिए कि जो ये जाके ऐसे आने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड में ये वॉच कितने पीछे हो जाती है 0.5 सेकंड पीछे हो जाती है, यानी कि 2.5 सेकंड में कितने पीछे होगी वो 0.5 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने पीछे हो जाएगी, लिख सकते हैं हम लोग 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5। तो हमसे कितने टाइम के लिए पूछा, 10 आवर के लिए पूछा, तो 10 आवर में कितने पीछे हो जाएगी 0.5 इंटू 10। क्लियर। तो अगर मैं इससे बात करूं तो इससे कट हो जाएगा 5 टाइम और इससे कट हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आवर, यानी कि वो वॉच 2 घंटे पीछे हो जाएगी। यानी कि जब एग्जैक्ट टाइम हुआ होगा 8, तो आपकी घड़ी कितना बता रही होगी 6 ही बता रही होगी। क्या बात समझ में आती है। ये इस टाइप के न्यूमेरिकल सिंपल पेंडुलम से पूछे जाते हैं कि भाई उसका टाइम कितना आगे हो जाएगा कितना पीछे हो। ध्यान रखना कई बार बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इस 2.5 की जगह पर 2 ले लेते हैं 2 सेकंड। आप खुद सोचो कि उस घड़ी को यहाँ से यहाँ के जाके वापस आने में टाइम कितना हुआ है 2.5 सेकंड, लेकिन एक्चुअल में टाइम कितना हुआ है 2। तो बहुत सारे बच्चे वो 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 नहीं लेना। क्यों, क्योंकि देखो इस घड़ी को जाके वापस आने में टाइम कितना लगा है 2.5 सेकंड। तो उस 2.5 सेकंड में कितना पीछे हुई है 0.5 सेकंड, इसलिए मैंने ये लिखा है। आप यहाँ पर 2 सेकंड लेके करोगे ना तब भी आपका आंसर लगभग सेम ही आएगा, क्योंकि जो 0.5 का डिफरेंस वो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना वही टाइम आएगा जो 2.5 सेकंड कह रहा हूं। ठीक है, ये वाला टाइम मत लिखना आप लोग। गलती समझ में आई है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो उसको यहाँ से जाके वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम दिया 2.5 सेकंड। उस 2.5 सेकंड में ये वॉच कितना पीछे हो चुकी है 0.5 सेकंड। तो मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे। वो 2 सेकंड तो ये घड़ी बता रही है, लेकिन कितने सेकंड में पीछे हुई है 2.5 सेकंड में ये कितना पीछे हो चुकी है 0.5 सेकंड। वो चीज लिखी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका एक और वर्जन आपसे कई बार पूछा था जेईई मेंस में। इसको थर्मल एक्सपांशन के साथ मिला दिया जाता है कि जब हम उसकी लेंथ में चेंज कर देंगे, इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी लेंथ में इतना चेंज होगा, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज हो जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको जब थर्मल एक्सपांशन पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम वाला काम था। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक और टाइप का पेंडुलम आता है जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। उसकी बात कर लेते हैं। कंपाउंड पेंडुलम
देखिए बच्चों, कंपाउंड पेंडुलम क्या है? कंपाउंड पेंडुलम भी इस सिंपल पेंडुलम का एक पार्ट है, या उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है बस। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो सिंपल पेंडुलम है उसमें जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग क्या ली जाती है? मासलेस ली जाती है। अगर मैं वो स्ट्रिंग जो हमने ली थी पहले वाले केस में, अगर मैं मास वाली ले लेता हूं तो फिर वो कौन सा पेंडुलम बन जाता है? कंपाउंड पेंडुलम। ये डिफरेंस है दोनों में। जब हम मासलेस स्ट्रिंग लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा? सिंपल पेंडुलम। लेकिन हम मास वाली स्ट्रिंग लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड पेंडुलम। यानी कि कोई भी बॉडी, किसी भी टाइप की कोई बॉडी है, अगर मैं उसको हिंज्ड कर दूं, जैसे कि ये मार्कर है, इसका मास तो है इस प्रोडक्ट, अगर मैंने इसको हिंज कर दिया, यहां से ना करके मैंने यहां से हिंज कर दिया, कहीं से भी कर सकता हूं मैं, यहां से कहीं से यहां से हिंज कर दिया, इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, तो अभी जो रोटेट होगा वो किसके अबाउट होगा? इसके अबाउट रोटेट होगा। ठीक है, तो फिर ये जो पेंडुलम बना हमारे पास, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। यानी कि इसमें हम बॉडी का मास भी कंसिडर करते हैं और स्ट्रिंग जो थी वहां पे उस स्ट्रिंग का मास भी कंसिडर करते हैं। तो समझना, जैसे कि बहुत ही आसान है, मैं जनरल वे में बता रहा हूं। मानते हैं हमारे पास कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, इस बॉडी को हमने इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड कर दिया है, यहां पे ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। तो अब आप सोचो अगर ये घूमेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस हिंज पॉइंट के अबाउट ही घूम सकती है, इस हिंज पॉइंट के अबाउट ही घूम सकती है। अब अगर ये ऐसे इक्विलिब्रियम में रखी हुई है तो ये कंफर्म है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस हिंज पॉइंट से पास होने वाली लाइन पे कहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है CO है, क्लियर? इस सेंटर ऑफ मास से इसकी जो लेंथ मान लेते हैं वो L है, क्लियर? क्योंकि इस हिंज के नीचे सेंटर ऑफ मास होगा ना, तब ये रुकी हुई हो सकती है, इक्विलिब्रियम हो सकती है, वरना वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर मैं सेंटर ऑफ मास यहां पर होता तो इस पे टॉर्क लगता नीचे की तरफ, तो इसको वापस ले आता। तो अब अगर मैं इसको, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी एयर डिस्टेंस है, ये हिंज्ड है। अब अगर मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ूं, इसको जब मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा इस पूरी बॉडी को, तो इस सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा? हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि मैं मान लेता हूं कि हल्का सा डिस्प्लेस करने पे सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। इस बॉडी को पूरी को डिस्प्लेस किया मैंने बच्चों, ठीक है, पूरी बॉडी को, लेकिन मैं दिखाया नहीं है, इसमें नहीं रखा, इस पूरी बॉडी को डिस्प्लेस किया तो सेंटर ऑफ मास यहां चला गया। मानते थीटा एंगल, तो इस बॉडी पे इस तरफ एक टॉर्क लगेगा वापस, कितना? इस mg sin थीटा की वजह से लगेगा, नहीं लगेगा? तो इस हिंज के अबाउट एक टॉर्क लगेगा जिसको वापस लाने की कोशिश करें, तो क्या लिखेंगे हम लोग? IH, मतलब हिंज बढ़ गया, टॉर्क लिख देता हूं, टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? L होगी, ये L है तो ये भी क्या होगी? L होगी इनटू L। यहां पे इस टॉर्क में क्या लिखा था? IH। बस ये ध्यान रखना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे वो किसके अबाउट लिखेंगे? हिंज्ड के अबाउट। तो होगी mgl sin थीटा, और थीटा क्या? स्मॉल है, तो IH इंटू अल्फा mgl थीटा। इस h को, इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो उसे क्या लिखेंगे? उसे लिखेंगे हम ICOM, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस इसके अबाउट लिखना है तो प्लस क्या हो जाएगा? इस पूरी बॉडी का मास इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर, ये लिखेंगे, इनटू अल्फा mgl थीटा, क्लियर? तो अगर आप यहां पे से ध्यान समझो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mgl डिवाइडेड बाय ICOM प्लस ml स्क्वायर इनटू थीटा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। तो ये देखो, ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये पूरी की पूरी टर्म है वही तो क्या कहलाएगी हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर कहलाएगी। तो देखिए अब आगे इसे रफ कर देता हूं, समझना अरेंजमेंट क्या है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे से हमारे पास जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा, या फिर देखो यहाँ पे एक चीज डिफाइन करी जाती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया था रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन पता है तो किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जा सकता है? ICOM के अबाउट mk स्क्वायर लिखा जा सकता है। के क्या वहां पे? रेडियस ऑफ जायरेशन। यही होगा। तो इसकी जगह पर अगर मैं इसे लिखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा इज इक्वल टू
mgl डिवाइडेड बाय mk स्क्वायर प्लस इनटू थीटा। देखो इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, m कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये g बाई एल, सॉरी g इंटू एल के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू थीटा। फिर पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर होगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर एल स्क्वायर बाई जी एल। यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन की जाती है एल इफेक्टिव। देखो उसे क्या लिखा हूं मैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव बाई जी। तो वह एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल, ऐसे भी डिफाइन किया था के बाद। तो एक कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम में किया था, बस सिर्फ फर्क है इतना सा कि यहाँ पर आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो इस हिंज पॉइंटिंग अबाउट लिखा है। तो कंपाउंड पेंडुलम में हमें सिंपली सिर्फ किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर हमें किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आता है तो हम सिंपल पेंडुलम की वजह से टाइम पीरियड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा और देखिए इसमें क्या अरेंजमेंट होता है, इस पूरे को रफ करता हूं मैं। देखो क्या अरेंजमेंट है, समझना क्या है। अब हमसे कई बार पूछा जाता है टी मिनिमम के बारे में। देखो टी मिनिमम कब होगा, जी फिक्स है, 2 बाई फिक्स है, एल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर टी को मिनिमम होना तो एल इफेक्टिव को भी क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। 4 टी मिनिमम देन एल इफेक्टिव विल बी मिनिमम, वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। तो देखो इस एल इफेक्टिव के मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, डी बाई डी एल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं वहां से, तो इसको डिफरेंस डायरेक्ट करता हूँ। जब इस के स्क्वायर बाय एल लिख रहा हूँ प्लस एल स्क्वायर बाय एल लिख रहा हूँ, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग एल इज इक्वल टू कर सकते हैं प्लस माइनस का के लिख सकते हैं। तो जो टी मिनिमम की वैल्यू आएगी पुट कर देंगे, एल की जगह पर क्या पुट कर देंगे, के पुट कर देंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर, देखो इस के की जगह सॉरी के स्क्वायर लिख रहा हूँ, एल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप बात करो तो एल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर, और इस एल की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, के लिखा जा सकता है। तो के कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, वो आ जाएगा 2k बाई जी। ये है हमारे पास ए मिनिमम। और के पता है आपको क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। आप इसे एल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2l बाई जी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों, वो ग्राफ भी देख लीजिए। ग्राफ, ठीक है, बहुत ही आसान सा ग्राफ है। क्या अरेंजमेंट है, ये टी है, इसको डालते हैं, और इस तरफ एल है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर टी मिनिमम होता है, तो जहां पर टी मिनिमम होता है वहां पर एल इज इक्वल टू के होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एल इज इक्वल टू के वाली वैल्यू से कम वैल्यू पर जाते हैं, उसकी लेंथ कम होती है और उससे ज्यादा होती है, तो टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि इसमें जीरो नहीं हो सकता। जीरो तभी होगा जब
ये क्या हो जाएगा, दोनों ये क्या हो जाएगा, इसको टच कर जाए और ये टच करने वाला नहीं है, ठीक है। या इसका क्या, अब जब जब एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है, अगर आप उसी के अराउंड क्या कर दोगे, उसे हिंज कर दोगे तो एल क्या हो जाएगा, 0। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू